नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण संबंधी दिशा निर्देश में संशोधन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा पर ज्वालामुखीय चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में नई खोज की घोषणा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य बनाने के लिए कार्य कर रहा है। विश्व का पहला सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने भारत में सीसा विषाक्तता को लेकर चिंता व्यक्त की और पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण संबंधी दिशा निर्देश में संशोधन किया है। मंत्रालय राज्यों के साथ परामर्श से एक राष्ट्र एक अंग आवंटन नीति पर कार्य कर रहा है। इससे अंगदान पर परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जा सकेंगे और साथ में अन्य परिवर्तन भी किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने अंगदान संबंधी दिशा निर्देशों में कई प्रमुख परिवर्तन किए हैं, जैसे कि अधिकतम आयु की सीमा में परिवर्तन किया है। अब मृतक दाताओं से अंग प्राप्त करने के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब इससे ज्यादा आयु सीमा वाले भी स्वस्थ व्यक्ति अंगदान कर सकते हैं। हालांकि वरीयता अभी भी युवा प्राप्तकर्ताओं को ही दी जाएगी। इसके अलावा अधिवास संबंधी आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, यानी कि अब जरूरतमंद मरीज अंग प्राप्त करने के लिए किसी भी राज्य में अपना पंजीकरण करा सकता है और साथ ही वो वहीं पर अपनी सर्जरी भी करा सकता है। इससे पहले कुछ राज्य या तो केवल अपने राज्य के प्राप्तकर्ताओं को ही पंजीकृत करते थे या फिर अंगों का आवंटन करते समय उन्हें प्राथमिकता देते थे। इसके अलावा अब कोई पंजीकरण शुल्क भी नहीं लगेगा। राज्यों से ये कहा गया है कि वे अंगों के लिए प्रतीक्षा सूची में पंजीकरण के लिए प्राप्तकर्ताओं से कोई शुल्क न लें। इन सभी परिवर्तनों के कई लाभ होंगे, क्योंकि इससे पूरे देश में अंग प्रत्यारोपण और दान की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा। अंग संबंधी बीमारियों से पीड़ित कई लास्ट स्टेज के मरीज प्रतीक्षा सूची में शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि अंग प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा के माध्यम से किसी व्यक्ति के एक अंग को निकाल करके उसे दूसरे व्यक्ति में लगाने की प्रक्रिया है। भारत अंग प्रत्यारोपण के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 में अंग प्रत्यारोपण की संख्या में वृद्धि हुई थी, जिसमें कि मृतक और जीवित दोनों प्रकार के दाता शामिल हैं। भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित ढांचे की बात करें तो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 मानव अंगों को निकालने, स्टोर करने और प्रत्यारोपण करने के लिए विनियमन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण नियम 2014 लागू किए गए हैं। मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन अंग प्रत्यारोपण के संदर्भ में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। ये अंगों और उत्तकों के दान एवं प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री का रखरखाव करता है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा पर ज्वालामुखीय चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में नई खोज की घोषणा की है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद और अमेरिका तथा जापान के वैज्ञानिकों ने प्राचीन चंद्र बेसाल्टिक उल्कापिंडों के एक अनूठे समूह का पता लगाया है। उल्कापिंडों के इस समूह में क्रीप की बहुत कम मात्रा विद्यमान है। इस शोध से पता चला है कि अध्ययन किए गए उल्कापिंड पीकेटी यानी प्रोसिलरम क्रीप टेरेन से अलग क्षेत्रों से आए हैं। क्रीप ऐसे स्थान होते हैं जहां पर पोटेशियम यानी के, दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स और फास्फोरस यानी कि पी के भंडार मौजूद हैं। शोध के लिए अध्ययन किए गए नमूने हैं अंटार्कटिका से प्राप्त असुका 881757, कालाहारी रेगिस्तान से प्राप्त कालाहारी 009 और रूसी लूना 24 मिशन द्वारा एकत्र किए गए नमूने। अध्ययन से ये भी पता चला है कि ये बेसाल्ट चंद्रमा में निम्न दबाव से पिघलने का परिणाम है, जबकि पीकेटी यानी प्रोसिलरम क्रीप टेरेन क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेसाल्ट स्थानीय रेडियोधर्मी तत्वों के पिघलने का परिणाम है। इसके अलावा ये दर्शाता है कि ये बेसाल्ट चंद्रमा के आंतरिक भाग के ठंडे, उथले और संरचनागत रूप से विशेष हिस्से से उत्पन्न हुए हैं। पीकेटी क्षेत्र रेडियोधर्मी तत्वों से समृद्ध है, जो चट्टानों को पिघलने के लिए ऊष्मा प्रदान करते हैं और इसकी वजह से क्रीप समृद्ध बेसाल्ट का निर्माण होता है। चंद्रमा के पृथ्वी के सम्मुख वाले हिस्से पर मेर क्षेत्र अवस्थित है,
ये क्षेत्र मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं। चंद्रमा के पृथ्वी के सम्मुख वाले हिस्से को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है लूनर हाईलैंड्स और दूसरा है मेर क्षेत्र। प्रकाश युक्त क्षेत्रों को लूनर हाईलैंड्स कहा जाता है और अंधेरे वाले भाग को मेर क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा उसी गति से घूर्णन कर रहा है जिस गति से ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसे समकालिक घूर्णन या फिर सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है और यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही गोलार्ध नियर साइड हर समय पृथ्वी के सामने रहता है। प्रमुख चंद्र मिशन है अमेरिका का अपोलो, रूस का लूना, चीन का चांगई और भारत के चंद्रयान 1 और 2। अगली खबर स्वयं सहायता समूहों से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2024 तक 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य बनाने के लिए कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए मीशो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मीशो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों की संख्या 2014 में 2.35 करोड़ थी। ये वर्तमान में बढ़कर 9 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 10 से 20 लोगों के लघु अनौपचारिक समूह होते हैं। ये अपनी साझी समस्याओं को हल करने के लिए समूहबद्ध होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लघु बचत को बढ़ावा देते हैं और अपने सदस्यों को अपनी साझी निधि से लघु ऋण प्रदान करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गरीबी को कम करने, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास आदि के लिए एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा सामना की जाने वाली कई समस्याएं हैं, जैसे कि उनके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का अच्छी तरह से बाजार से लिंकेज नहीं है। वित्तीय संस्थान इनके प्रति सहयोगात्मक रुख नहीं रखते हैं और तकनीकी ज्ञान तथा योग्य प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि ग्रामीण संगठनों और क्लस्टर स्तरीय संघों जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप संघों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आरंभिक समर्थन प्रदान करते हैं। DAYNRLM में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को समर्थन देने के लिए रिवॉल्विंग फंड तथा सामुदायिक निवेश सहायता कोष उपलब्ध कराने का प्रावधान है। DAYNRLM केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रणाली के माध्यम से आजीविका के स्रोतों को बढ़ाकर ग्रामीण भारतीयों की जीवन स्थितियों में सुधार करना है। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए बेहतर आय उपलब्ध करवाना है। ये मिशन राज्यों को अपनी स्वयं की कार्य योजना तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। DAYNRLM के 4 मुख्य घटक हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सामाजिक लामबंदी तथा ग्रामीण गरीब महिलाओं की स्वप्रबंधित और आर्थिक रूप से सतत सामुदायिक संस्थाओं का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण करता है। इसके अलावा ये वित्तीय समावेशन पर बल देता है, संधारणीय आजीविका और इसके अलावा अभिसरण के माध्यम से सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अपने अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। विश्व का पहला सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन घातक स्वचालित हथियारों के प्रसार को रोकने और तेजी से विकसित हो रही शस्त्रीकरण तकनीक में आचार नीति और नैतिक कारक को शामिल करने वाली पहली वैश्विक पहल है। गौरतलब है कि तेजी से विकसित हो रही शस्त्रीकरण तकनीक विनाशकारी क्षति पहुंचाने की क्षमता रखती है। REAIM 2023 इस सम्मेलन का उद्देश्य सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी पूर्ण उपयोग के विषय को राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर रखना है। इसके अलावा ठोस प्रभावी चरणों में योगदान करने के लिए हितधारकों के व्यापक समूह को एकजुट करना और सक्रिय करना है। साथ ही अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों को साझा करके ज्ञान को बढ़ावा देना और इसमें वृद्धि करना है। सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका की बात करें तो इसके तहत सैनिकों को युद्ध क्षेत्र का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और समान परिवेश में अभ्यास की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा विशेष रूप से दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति जन्य जागरूकता प्रदान करने के लिए निगरानी करने में मदद मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आक्रामक क्षमता प्रदान करती है। स्वचालित सशस्त्र ड्रोन इसका उदाहरण है जो कि लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा लक्षित हमलों जैसी युद्ध स्थितियों में टोही और सामरिक समर्थन प्रदान कर सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जुड़ी चिंताओं के बारे में। सबसे पहली बात तो इसमें नैतिक जोखिम है। असैन्य और सैन्य परिसंपत्तियों और आबादी के बीच अंतर के सिद्धांत तथा बलों की तैनाती के आनुपातिकता के सिद्धांत से समझौता किया जाता है। डेटा पूर्वाग्रह
पूर्वाग्रह की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नस्लीय या लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे डेटा से युक्त होती है। इससे तर्कसंगत निर्णय निर्माण प्रभावित होता है। सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि अलग अलग डोमेन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जुड़े शोध के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी यानी दाइपा रक्षा संगठनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रक्रियाओं को सक्षम बनाती है। विशेषज्ञों ने भारत में सीसा विषाक्तता को लेकर चिंता व्यक्त की है। वर्ष 2022 में नीति आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सीसा विषाक्तता के संबंध में एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के मुताबिक 23 राज्यों में रक्त में सीसा धातु का औसत स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर की स्वीकार्य सीमा से ज्यादा है। डेटा एकत्र करने के लिए अनुसंधान तथा स्क्रीनिंग तंत्र की कमी के कारण शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रक्त में सीसा स्तर निर्धारित नहीं किया जा सका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और प्योर अर्थ की 2020 की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है कि भारत में 275 मिलियन बच्चों के रक्त में सीसे का स्तर 5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की स्वीकार्य सीमा से ज्यादा है। सीसा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक विषाक्त धातु है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाती है। सीसा यानी लेड विषाक्तता के स्रोत हैं खनन, पेंटिंग, कांच निर्माण, मिट्टी के बर्तन और प्रगलन उद्योग। ये सभी व्यावसायिक स्रोत हैं। जबकि गैर व्यावसायिक स्रोतों की बात करें तो पारंपरिक चिकित्सा, वाहनों से निकलने वाला धुआं, खाद्य पदार्थ, रंगे हुए खिलौने और दूषित मिट्टी तथा धूल और जल आदि भी सीसा विषाक्तता के स्रोत हैं। सीसा विषाक्तता के जो प्रभाव हैं, इससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। ये मंद विकास और वृद्धि का कारण है। ये सीखने और सुनने या बोलने की समस्याओं को जन्म देती है। इससे कम बौद्धिक विकास होता है। ये कम शैक्षिक उपलब्धि का कारण बनती है। सीसे को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन विनियम श्रमिक को विषाक्त धातु के जोखिम से बचाते हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य विनियम 2011 लागू किए गए हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जारी किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया। ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता की योजना बनाई गई है। पर्यटन मंत्रालय जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय 3 प्रतियोगिताओं के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ गांवों का चयन करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत ग्राम को सरकारी वेबसाइट सहित अलग अलग पोर्टल्स पर प्रदर्शित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ गाँव के चयन के लिए 9 सूत्रीय मूल्यांकन मानदंडों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन पोर्टल और वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 पोर्टल भी लॉन्च किया है। साथ ही विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल भी शुरू की है। पहला GTIS मई 2023 में आयोजित होगा। इसमें भारत में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश योग्य परियोजनाओं और अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के साथ देश को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाना है। पर्यटन मंत्रालय ने देश के विकास के लिए ग्रामीण पर्यटन को विशिष्ट पर्यटन क्षेत्रकों में से एक के रूप में मान्यता दी है। ग्रामीण पर्यटन का महत्व इसलिए है क्योंकि ये कृषि और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देता है। ये रोजगार के अवसर पैदा करता है और ग्रामीण आय को बढ़ावा देता है। ये ग्रामीण शहरी प्रवासन चुनौती का समाधान करता है। इसके अलावा स्वदेशी कला, शिल्प और संस्कृति का संरक्षण करता है। हालांकि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा अच्छी स्थिति में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास की कमी है, सामुदायिक भागीदारी और समावेशी योजना की कमी है, पर्यावरण क्षरण का खतरा बना रहता है। ग्रामीण पर्यटन के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत ग्रामीण सर्किट को 15 विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में पहचाना गया है। भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप तैयार किया गया है। ये NSRDRT यानी कि भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति रोड मैप के तहत कई प्रमुख रणनीतिक स्तंभ हैं, जैसे कि ग्रामीण पर्यटन के लिए आदर्श नीतियां और सर्वोत्तम प्रथाएं, ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां और मंच, ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर विकसित करना, ग्रामीण पर्यटन के लिए विपणन समर्थन, हितधारकों की क्षमता का निर्माण और गवर्नेंस तथा संस्थागत ढांचा। हाल ही में संसद में बताया गया है कि विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थलों से राजस्व में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। यूनेस्को की WHS सूची में भारत के 12 राज्यों के 24 सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र की अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं को सरकार से सबसे ज्यादा वित्त पोषण प्राप्त हुआ है।
और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया है। इस समिट की थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये एक वैश्विक मंच है। इसका आयोजन हर साल दुबई में किया जाता है। ये मंच सरकार, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज के नेतृत्व को एक साथ लाता है। ये सभी मिलकर मानवता के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हैं, साथ ही दुनिया भर में सरकारों के भविष्य को आकार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद IGC। IGC ने 2022-23 के वैश्विक मक्का उत्पादन के अपने पूर्वानुमान में कटौती की है। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ने इसे पहले की अनुमानित मात्रा से 8 मिलियन मीट्रिक टन घटाकर 1.153 बिलियन टन कर दिया है। IGC एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 1995 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न समझौते के तहत किया गया था। इसे 1949 में गठित अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद की जगह स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्य है खाद्यान्न क्षेत्र में विस्तार, खुलापन और निष्पक्षता को बढ़ावा देना, खाद्यान्न बाजार की स्थिरता में योगदान देना और विश्व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके अलावा इसके सदस्यों की बात करें तो खाद्यान्न व्यापार कन्वेंशन 1995 के पक्षकार देश IGC के सदस्य हैं। वर्तमान में भारत सहित इसके 30 सदस्य हैं। खाद्यान्न व्यापार कन्वेंशन यानी GTC खाद्यान्न में व्यापार को शामिल करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आधार मित्र। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपना चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चैट के माध्यम से यूजर्स के साथ मानव के समान वार्ता प्रक्रिया का अनुकरण करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट आधार से जुड़े सवालों का जवाब दे सकता है। ये कई तरह की आधार सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, जैसे कि आधार केंद्रों की जानकारी, आधार नामांकन या अपडेट का स्टेटस, प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर का स्टेटस और शिकायत का स्टेटस। ई-संजीवनी ने 10 करोड़ लाभार्थियों को टेली परामर्श सेवाएं प्रदान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ई-संजीवनी भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक ई-स्वास्थ्य पहल है। ये आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक भौतिक परामर्श का एक विकल्प है। इसमें 2 वर्टिकल शामिल हैं। ई-संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शहरी डिजिटल स्वास्थ्य अंतराल को समाप्त करना है। इसके लिए ये आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सहायक टेली परामर्श प्रदान करता है। दूसरा है ई-संजीवनी OPD। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को समान रूप से सेवाएं प्रदान करना है। अगला टॉपिक है धर्मा गार्जियन। ये भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा बात करते हैं जल जन अभियान की। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया। जल जन अभियान का संचालन जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संगठन संयुक्त रूप से करेंगे। ये मानव और मानवता को बचाने के लिए जल संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। ये अभियान इस विचार पर आधारित है कि जल संरक्षण के लक्ष्य को जल संरक्षण के प्रति लोगों में सामूहिक चेतना पैदा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला टॉपिक है हिम तेंदुआ। उत्तराखंड की दारमा घाटी में एक हिम तेंदुए को देखा गया है। हिम तेंदुआ अक्सर घोस्ट ऑफ माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति बाघ से निकटता से संबंधित है। हिम तेंदुआ की त्वचा पर धुएं जैसे रंग से भरे फर होते हैं, जिन पर बहुत हल्के क्रीम और पीले रंग भी होते हैं। फर पर काले धब्बे भी होते हैं। इन धब्बों को रोसेट कहा जाता है, जो प्रत्येक हिम तेंदुए में अलग अलग होते हैं। हिम तेंदुए की आबादी वाले 12 देश हैं: अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। विश्व में हिम तेंदुए की सर्वाधिक आबादी चीन में है। आपको बता दें कि हिम तेंदुए को IUCN में वल्नरेबल की स्थिति में रखा गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। और अब बात करते हैं ओमोर्गस खानदेश की। ओमोर्गस खानदेश भृंग की एक नई प्रजाति है। इसे भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में खोजा गया है। ये प्रजाति ट्रोजिडे कुल से संबंधित है। इस समूह के भृंगों को कभी कभी अदृश्य भृंग भी कहा जाता है और इसका कारण ये है कि ये अपने शरीर को मिट्टी से ढक लेते हैं और छिप जाते हैं। भृंग फोरेंसिक साइंस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी जीव या मनुष्य की मौत के समय का पता लगाने में मदद करता है। ये नेक्रोफेगस कीट है, इसलिए इसे कैरेटिन बीटल भी कहा जाता है।
मैक्रोफेगस पोषण के लिए मृत जीवों के मांस पर निर्भर होते हैं। कवच 2023 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने संयुक्त रूप से कवच 2023 लॉन्च किया है। कवच 2023 एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों तथा तकनीकी समाधानों की पहचान करना है। ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसमें शिक्षण संस्थानों और पंजीकृत स्टार्टअप्स के युवाओं ने हिस्सा लिया है। विजेता टीम को पुरस्कार राशि के रूप में 20 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगला टॉपिक है समान पक्षी अभ्यारण्य। समान पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ये एक रामसर स्थल है। ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है। ये गंगा के बाढ़कृत मैदान में एक मौसमी गोखुर झील है। ये झील दक्षिण पश्चिमी मानसून पर ज्यादा निर्भर है। ये अभ्यारण्य नियमित रूप से 50,000 से अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान कर रहा है। ये कई प्रवासी पक्षियों के लिए शीत विश्राम स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ सारस क्रेन यानी ग्रूस एंटिगोन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल यानी एक्विला क्लेंगा सहित कई वल्नरेबल प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।